हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं रीट लेवल 1 मेन एग्ज़ाम की साइंस की सिलेबस को, जिसमें आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक अम्ल, क्षारक और लवण, सेकंड टॉपिक तत्व, यौगिक और मिश्रण, थर्ड टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फोर्थ टॉपिक गति और पांचवें टॉपिक में से गति के नियमों को कंप्लीट कर लिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम बल यानी कि फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके इस सिलेबस को एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, और ये जो आपका फोर्स वाला चैप्टर है या टॉपिक है, ये आपके 8th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। वहीं से हमने इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट किए हैं, जिन्हें आप भी नोट कर सकते हैं। और सबसे पहले हमको इनका बेसिक समझना होता है, तो ये बेसिक ही होता है एनसीईआरटी में दिया गया, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स बल को। देखिए, बल क्या होता है? बल वे भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, वो बल कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी भौतिक राशि जो किसी भी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। यांत्रिक स्थिति बोले तो यानी कि किसी वस्तु की, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गतिशील बना दी, या गतिशील अवस्था में है तो उसको रोक दी। ठीक है, यानी स्थिर कर दी, या फिर गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर दी, या फिर वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर दी। तो इस प्रकार का जो भौतिक राशि होती है, तो उसको हम बल कहते हैं। ठीक है, बल एक सदिश राशि होती है। इसको हम एफ वेक्टर से दर्शाते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण तथा खिंचाव यानी कि अपकर्षण को हम बल कहते हैं। बल के अंतर्गत किसी भी वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो उसके बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। तो किसी भी वस्तु पर कार्यरत बल के लिए हमको आरोपित बल की दिशा, आरोपित बल का परिमाण और उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लग रहा है। तो किसी भी बल के लिए हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आरोपित बल की दिशा यानी कि जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, कितने परिमाण का बल लग रहा है, और किस बिंदु पर या किस पॉइंट पे बल लग रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं बल का मात्रक। बल का मात्रक जो होता है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, तीनों पद्धति के अंतर्गत अलग अलग होता है। जैसे कि एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन, और इसी को हम किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन नाम देते हैं, और इसको हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इसी प्रकार सीजीएस पद्धति के अंतर्गत इसका मात्रक डाइन होता है, DINE, डाइन। ठीक है, और एफपीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक होता है पाउंडल। ओके, न्यूटन जो होता है इसको हम 10⁵ डाइन के बराबर मानते हैं। यानी कि एक न्यूटन का जो बल होता है उसको डाइन में कितना होता है वो, तो वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और एक पाउंडल कितने डाइन के बराबर होता है, तो एक पाउंडल 13,825.7। ठीक है, 13,825.7 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, यानी कि एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर या किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दी, तो वो बल 1 न्यूटन बल होता है। क्या कहा गया है कि 1 न्यूटन बल जो होता है किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, वो 1 न्यूटन होता है। ठीक है, बल की विमा क्या होती है? बल की विमा जो होती है इसके फॉर्मूले से निकलती है। विमा होती है इसकी m1l1t-2। देखिए ये कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है m×a, यानी कि बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग अपॉन समय। ओके, अब हम वेग के बारे में जानते हैं कि ये विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। तो विस्थापन अपॉन समय, वेग विस्थापन अपॉन समय था, और त्वरण वेग अपॉन समय है। यानी त्वरण को हम सीधा क्या लिख सकते हैं,
इसको और आगे डिवाइड कर दिया तो ये विस्थापन हो गया और अपॉन में ये समय हो गया, ठीक है। यानी ये वाली टर्म अब खत्म हो गई, इसकी जगह हम विस्थापन अपॉन समय लिख सकते हैं। तो इसके साथ में जब हम लिखेंगे तो यानी कि इन दोनों को मिक्स करके जब लिखेंगे तो वेग की जगह तो क्या आ जाएगा, विस्थापन अपॉन में आ जाएगा समय इंटू समय, ठीक है। यानी त्वरण इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन में समय इंटू समय। ओके, विस्थापन यानी कि लंबाई होती है तो इसको एल से शो करेंगे और समय यानी सेकंड में लेते हैं तो एस इंटू एस, ठीक है। यानी कि समय का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समय का स्क्वायर हो जाएगा और लंबाई तो ऐसे कैसे रहेगी। और जब भी हम किसी भौतिक राशि की विमा लिखते हैं तो उसके अंदर 3 फैक्टर लिखते हैं, एक द्रव्यमान का, एक लंबाई का और एक समय का, ठीक है। यानी एम द्रव्यमान के लिए आता है, एल लंबाई या विस्थापन के लिए आता है और टी समय के लिए आता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान एम, एक एम है तो द्रव्यमान क्या है, एम, ठीक है। द्रव्यमान एम है तो इसको हम m1 से दर्शाएंगे। और त्वरण जो होता है इसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है, लंबाई अपॉन में एस स्क्वायर, यानी कि लंबाई तो ऊपर ही है तो L1 आ जाएगी और समय नीचे से जब हम किसी भौतिक राशि को ऊपर ले जाते हैं तो उसमें से माइनस यानी कि जो घात होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। माइन जब ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड -2, यानी इन दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो m1 L1 t -2, क्योंकि हमको समय को किस में लिखना है, टी में लिखना है, ठीक है। तो t -2 हो जाएगी। यही हमने इसके बल की विमा देखी है कि m1 L1 t -2। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कई सारे न्यूमेरिकल भी इस पे दिए जा सकते हैं। जैसे किसी का द्रव्यमान दे दे और त्वरण दे दे और पूछे बल कितना होगा, या फिर बल दे दे द्रव्यमान दे दे पूछे त्वरण कितना होगा, तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कि F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। बल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिनको हम जान लेते हैं पहले। यानी कि बल के कारण किसी भी वस्तु की गति या स्थिति में परिवर्तन संभव हो सकता है। बल से किसी भी वस्तु की त्वरण या मंदन उत्पन्न हो सकता है। यानी बल से किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, जो हमने पहले ही देखा था कि यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। और बल से वस्तु के अंतर्गत त्वरण भी उत्पन्न किया जा सकता है और उसको मंदन यानी कि रोका भी जा सकता है। बल के कारण वस्तु की आकृति या आकार में परिवर्तन हो सकता है। बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी कि बल 2 वस्तुओं के बीच ही लग सकता है, यानी कि 2 वस्तुओं के बीच, यानी कि जैसे अगर हम उस पे किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो एक तो हम हो गए और एक वस्तु हो गई, यानी कि 2 वस्तुएं तो होनी चाहिए उसके अंदर, तभी उसके अंदर जो होती है बल लग पाता है, ठीक है। और वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है। जैसे कुछ बल होते हैं जिसके अंतर्गत छूना आवश्यक नहीं होता, जैसे कि चुंबकीय बल होता है, इसके अंतर्गत किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए, यानी जैसे कोई चुंबकीय पदार्थ है तो उस पर बल लगाने के लिए चुंबक के द्वारा उसको स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही स्थिर वैद्युत बल जो कि आवेशों के मध्य लगता है तो इसके अंदर भी छूना आवश्यक नहीं होता है। किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा के अंतर्गत लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगा रहे, जैसे ये वस्तु है, इस पर कोई F1 बल लग रहा है और इसी दिशा से F2 बल भी लग रहा है, तो जब एक ही दिशा से दोनों बल लगते हैं तो परिणामी बल दोनों बलों का योगफल होगा, यानी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 होगा। लेकिन यदि विपरीत दिशा में बल लगने पर कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। यानी कि ये वस्तु है, इस पे एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, तो दोनों बल जब लग रहे हों तो वस्तु उस दिशा में गति करेगी जिधर परिणामी बल ज़्यादा होगा। यानी कि यदि F1 ज़्यादा है तो ये वस्तु इस दिशा में गति कर जाएगी, और यदि F2 ज़्यादा है तो ये वस्तु इस दिशा में गति कर जाएगी। यानी कि जो परिणामी बल होगा वो दोनों के अंतर के बराबर होगा, या F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 हो सकता है, या फिर F2 माइनस F1 हो सकता है। यानी जो ज़्यादा बल होगा उसको हम पहले लिख के दोनों का अंतर देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्यरत हो और वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो बलों की संतुलन की स्थिति कहलाती है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हो और वस्तु फिर भी स्थिर हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो बल है वो संतुलन की स्थिति में लग रहे हैं। तथा यदि कार्यरत बल संतुलन की स्थिति में नहीं हो तो वस्तु परिणामी बल की दिशा में गति कर जाएगी। यानी कि जब सारे बल जो होते हैं वो संतुलन की स्थिति में नहीं लग रहे हो तो वस्तु जिधर ज़्यादा बल होता है उसी दिशा के अंतर्गत वो गति कर जाती हैं।
जैसे अगर किसी वस्तु पर इधर से 2-3 बल लग रहे हैं और इधर से चौथी 1-2 ही बल लग रहे हैं, तो वस्तु इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो इसी दिशा में गति कर जाएगी। ठीक है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल बदली जा सकती है। यानी कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उसको हम रोक सकते हैं, और अगर कोई स्थिर वस्तु है तो उसको हम गतिशील पे बना सकते हैं, यानी कि चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है, और यदि लगाया गया बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता उसके परिमाण से मापी जाती है। नेक्स्ट है एक बल के बारे में बताया हुआ है कि समांगी बल क्या होता है, कि जब किसी वस्तु पर अगर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हों, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हों, तो इन बलों को हम समांगी बल कहते हैं। ठीक है। और समांगी बल के बारे में 2-3 फैक्टर और ध्यान में रखना है कि यदि एक ही दिशा के अंतर्गत कार्यरत 2 समांगी बल अगर होते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई बल एक ही दिशा में लग रहे हों तो परिणामी बल दोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि एक ही दिशा के अंतर्गत जब लग रहे होते हैं बल तो उनके बीच में कोई कोण नहीं बनता है। तो यानी कि एक ही दिशा के अंतर्गत अगर एक बल ऐसे लग रहा है तो दूसरा उसी की साइड में ऐसे लगता है, तो यानी कि 0 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे। यानी कि कोई भी कोण नहीं बनता है, यानी 0 डिग्री का मतलब है कोई भी कोण नहीं बनता है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो रिजल्टेंट फोर्स होता है यानी कि Fr, वो दोनों बलों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन यदि एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत 2 समांगी बलों का परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि अगर एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल ऐसे लग रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। सीधी लाइन पे कौन सा बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि थीटा 180 डिग्री। इस स्थिति के अंतर्गत रिजल्टेंट फोर्स दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि Fr रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, यानी कि जो भी बल ज़्यादा होता है उसमें से कम वाले बल को हम लेस करते हैं। लेकिन यदि ये तो हो गया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, लेकिन यदि जैसे एक बल तो हमारा ऐसे लग रहा है और दूसरा बल ऐसे लग रहा हो या फिर किधर भी लग रहा हो, यानी कि दोनों बलों के बीच में थीटा कोण बन रहा हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब भी हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि Fr यानी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है। इसका अंडर रूट निकालना है तो इसे हमको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट के अंतर्गत हो जाएगा पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म पूरी रूट के अंदर है। ठीक है। F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है। कोस थीटा यहाँ पे थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर जब भी थीटा कोण बनता है तो हमको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बलों के प्रकार के बारे में। देखिए बल जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के आधार पर इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे अगर कोई वर्ताकार पथ है, ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उस पे 2 बल लगते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। इसी प्रकार से संरक्षी बलों की प्रकृति के आधार यानी संरक्षी जो प्रकृति होती है उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। ऐसे ही किसी वस्तु पर बल की दिशा और मान के आधार पर अगर हम देखें तो 2 प्रकार के बल होते हैं, वो संतुलित बल हो सकते हैं या फिर असंतुलित बल होते हैं। ठीक है। ऐसे ही वस्तु के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्कता के आधार पर, यानी कि वस्तु को संपर्क द्वारा उस पर बल लगाया जा रहा है या गैर संपर्क के द्वारा, तो इस आधार पे 2 प्रकार है, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। और ऐसे ही वस्तु के पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो वस्तु है उसके जो पदार्थ होते हैं उस पर किस टाइप से बल लगाया जा रहा है, जैसे पेशीय बल यानी कि पेशियों द्वारा बल लग रहा है, या फिर स्थिर वैद्युत बल यानी आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण लग रहा है, या फिर चुंबक के कारण लग रहा है तो चुंबकीय बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण यानी कि गुरुत्व के कारण लग रहा है तो गुरुत्व बल हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति के जो मूल बिंदु होते हैं उनके आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। ठीक है। नाभिकीय बल या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल भी हो सकता है या फिर दुर्बल नाभिकीय बल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन प्रकारों के बारे में
हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।